इस हफ्तावारी शो फेयर एंड स्क्वायर में आपका खैर मक़सम है। आज हमारे खास मेहमान हैं पाकिस्तान के वकील अवैस शेख। इन्हें हिंदुस्तान के लोग अक्सर सरबजीत सिंह के बचाव में बोलते हुए देखते हैं। सरबजीत सिंह को पाकिस्तान में सजाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और इस वक्त वो पाकिस्तानी जेल में कैद हैं। इस केस के अलावा अवैस शेख पाकिस्तान में हिंदुस्तान के कैदियों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हैं। वे पाकिस्तान इंडिया पीस इनिशिएटिव नामक एनजीओ के सरपरस्त हैं, लेकिन आजकल दोनों मुल्कों के रिश्तों में एक बार फिर खटास महसूस की जा रही है। कैसे देखते हैं अवैस शेख इस पूरी समस्या को? क्या दोनों देश एक बार फिर अच्छे पड़ोसी मुल्कों की तरह रह पाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे। अवैस शेख साहब, आपका इस मुल्क में हमारे शो में खुशामदीद। शेख साहब, आपको सरबजीत सिंह की रिहाई की कोशिश करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तो क्या लगता है कि कब तक ये रिहाई जो है हो सकेगी? देखिए जी, मुझे 4 साल हुए हैं जी। इससे पहले एक और वकील साहब के पास था, 19 साल उनके पास रहा और आखिर में तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और एक्स पार्टी फैसला हो गया। रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई, जो कि डेथ पेनल्टी के केसेस में जिनमें कैपिटल पनिशमेंट होती है उसमें एक्स पार्टी फैसला नहीं होता। और सिर्फ 2 नोटिस इशू हुए रिव्यू पिटीशन में और वो अपीयर नहीं हुए और एक्स पार्टी फैसला कर दिया गया। और इस तरह से ये केस मिस्टेकन आइडेंटिटी का है और काफ़ी इसकी डिटेल है सारी, किस किस तरह से मेरे पास जिस तरह से आया, अगर आप उसकी डिटेल पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। और बिल आखिर मैंने ये किताब लिख दी जो डॉक्यूमेंट्स पूरी है। और क्योंकि पिछले 19 साल में पाकिस्तान के अवाम को नहीं पता था कि केस है क्या। एक ही बात आती थी, सरबजीत सिंह भारतीय दहशतगर्द, भारतीय जासूस। और पाकिस्तान के अवाम को मैं कुछ दोष नहीं देता, उनको पता ही नहीं था। तो जब मेरे पास केस आया फिर मैंने बड़ी मेहनत की और मैंने सोचा, देखा कि अगर ये जो सरबजीत का तो एफआईआर में नाम नहीं है, जिस बंदे का नाम है वो है मंजीत सिंह वल महंगा सिंह। तो ये कौन है, क्या है? ये जब पाकिस्तान में बम धमाके हुए बस में और उस मंजीत सिंह के नाम से केस था और सरबजीत को जब वो ये बॉर्डर क्रॉस इसने किया गलती से किस तरह भी, और इसको गिरफ्तार करके मंजीत सिंह बना के अदालत में पेश कर दिया और कहा कि इसी ने किए हैं। तो वो बहुत अदालत में उसने बताया कि मेरे साथ मैं मंजीत सिंह नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली में कोई है, मैंने ये नहीं किया, ना मैं रॉ का एजेंट हूँ, ना मैंने कोई धमाके किए। लेकिन शेख साहब, जब सरबजीत सिंह सरहद पार करके पाकिस्तान में गया और पकड़ा गया तो इसने अपनी गलती का इकरार क्यों नहीं किया वहां पे? बात यह है कि अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर भेके विंदे एक जगह है, वहाँ ये रहता था। 5 किलोमीटर दूर वहाँ से बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का। और 90 की बात है, उस वक्त बाढ़ नहीं होती थी, तार नहीं होती थी। तो इधर से ये सुबह जाते खेतों में काम करते इंडियंस, उधर से पाकिस्तानी आके खेतों में काम करके शाम को वापस चले जाते। और ये सरबजीत भी वहाँ काम करता था। एक दिन ये गलती से उधर चला गया और इसको पकड़ लिया। हमारी रेंजर्स ने 7 दिन इसको अपनी कस्टडी में रखा और फिर इसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया गया और इसको और कहा गया कि ये मंजीत सिंह है जिसने ये धमाके किए हैं बस में। उस वक्त पहले से ही वहाँ पर रजिस्टर हुआ था केस। सरबजीत, आप जैसे आपने पूछा, तो अदालत में सरबजीत ने बहुत एहतजाज किया, बड़े ज़ोर से कहा मेरी बात मानो, मैं सरबजीत हूँ, मैं मंजीत सिंह नहीं। लेकिन उस वक्त कम्युनिकेशन गैप था, सरबजीत के पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि मैजिस्ट्रेट ने किस तरह केस को आगे बढ़ा के उसी को मंजीत सिंह साबित करके फांसी लगा दी। दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन हाई कोर्ट और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो फांसी की सजा है उसको अपहोल्ड किया है। जो आपने सवाल किया तो उसमें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जी ठीक है, नाम नहीं है तो क्या हुआ जनाब, इसने कन्फेशन किया है, इसने माना है कि ये मैंने किए हैं।
तो मैंने वो हमारा वो जो कन्फेशन है वो पुलिस को या सिक्योरिटी एजेंसीज को कन्फेशन, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट जो है जो उसने स्पेशल कोर्ट के सामने पेश की है, सवाल जवाब दिए 2 पेजेस की है, 342 है CRPC हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें जो बयान देता है वो बड़ा अहम होता है, वही स्टेटमेंट होती है उसकी। तो उसमें कहाँ उसने कहा है, वो तो डिनाई करता आ रहा है, ना मैं रॉक एजेंट हूँ, ना कोई ट्रेनिंग ली है, ना मैंने कोई बम धमाके किए हैं। उसने कन्फेशन किया, उसने कहा कि मैं मानता हूं मैंने सरहद अबूर की है इलीगल तरीके से, तो मुझे उसकी सजा दें, लेकिन जो काम मैंने नहीं किया मुझे उसकी सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं दें। तो ये जो हाई कोर्ट है अभी उनको हमारे देखना चाहिए ना, ये पॉलिटिकल विक्टिम है और इस तरह के विक्टिम हमारे आपके मुल्क में भी होंगे जब कन्फ्रंटेशन होती है। शेख साहब, पीछे ऐसे हमने सुना था कि सरबजीत सिंह की रिहाई होने वाली है और फिर बाद में बताया गया कि ये तो मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, ये तो कोई सुरजीत सिंह नाम का कैदी था, उसके ऑर्डर्स हुए हैं रिहाई के। हाँ जी, दिलचस्प बात ये है, ये ज़ियाउल हक का दौर था जब वो वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटर था और सुरजीत सिंह को मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी थी फांसी की। बेनज़ीर भुट्टो आ गई, बेनज़ीर के दौर में जो गुलाम ईसा खां सदर थे, बेनज़ीर के कहने पे उन्होंने एडवाइस पे उन्होंने डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और सुरजीत सिंह 25 साल जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती गुजार चुका था, 30 साल हो गए थे। 5 महीने केस चला कोर्ट में और कोर्ट ने बिल आखिर कहा कि उसको छोड़ना पड़ेगा, हुकूमत को कहा, और आगे लंबी कहानी है, मैंने किताब में कुछ लिखी है। बहरहाल नटशल ये है कि उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया इसको रिलीज करें, ठीक है, और उसको रिलीज करना ही था। अब क्या हुआ, सरबजीत सिंह की रिलीज के ऑर्डर हुए, 3-4 घंटे टीवी पे चलता रहा जी, और मुबारकबादें और ये पूरी दुनिया से। पर आपको क्या लगता है कि ये प्रेस ने गलती की या फिर सरकार ने अपना इरादा बदल लिया? देखें, ये मैंने पहले भी कहा था, ये गलती कोई ऐसी नहीं है, बच्चों की बात नहीं है कि इनको पता ना हो कि सुरजीत सिंह का केस तो फांसी की सजा का नहीं है, सरबजीत का केस फांसी की सजा का है। और ये अगर इनको गलतफहमी थी तो 4 घंटे केस वो स्लाइड चलती रही है, टीवी में आता रहा, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं तरदीद कर दी? तो ये तो उन्होंने बदला है उसका, और वो बाद में उन्होंने कह दिया कि जी वो हमसे नाम की गलती। क्या लगता है कि सरबजीत सिंह की रिहाई का जो फैसला था उसको पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों बदला? देखें, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं हुकूमत में तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि सरबजीत का केस सियासत में उलझ गया हुआ है। क्या वजूहात हो सकती हैं? यहाँ तो मुकाबला चलता है भाईजान। अभी तो आपको मैं ये मिसाल दे दूं कि जो फिशरमैन उधर से छोड़ने हैं, वो पाकिस्तान पूछता है हम इतने बंदों को छोड़ने लगे हैं फिशरमैन आपके पकड़े, आप बताओ आप कितने छोड़ोगे, और फिर डेट भी तय होती है। ये तो हिसाब है। तो अभी आप बताओ, ये कन्फ्रंटेशन ना होती तो शायद सरबजीत सिंह जैसे केस ना होते। अभी इकरार होते हुए फिर दोनों मुल्क टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से सरबजीत सिंह की रिहाई में देरी हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता। ये जो सरहद पे हुआ है, ये जो सेना का आप बता रहे हैं, हाँ, ये तो मुझे अफसोस बहुत हुआ है। ये तो इंसानी बात है, कोई हर जगह का इंसान एक जैसे ही होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जो डीरेल नहीं होगा, आई होप के जो चल। शेख साहब, जब आप पहली बार सरबजीत सिंह को मिले थे तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? जब मैंने सरबजीत का केस लिया तो होम सेक्रेटरी ने मुझे अलाउ कर दिया। ये गैर मामूली बात थी, बड़ी मुश्किल थी उनके लिए भी, लेकिन उनको ऑर्डर मानना था तो मुझे उन्होंने इजाज़त दी। और मैं जब जा रहा था तो आप यकीन कीजिएगा, अजीब कैफियत थी। एक तरफ तो सुपरिटेंडेंट जेल है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के बंदे हैं, स्पेशल ब्रांच के, और ये वो, और एक तरफ मैं जा रहा हूँ साथ साथ, और मैं कभी आसमान की तरफ देखता, कभी ज़मीन की तरफ। क्या कैफियत होगी, किस तरह का होगा वो। और एक बंदा जिससे 19 साल कैद तन्हाई में, उस वक्त 19 साल थे, तो फिर मैं गया और उससे मिला, और वो फिर आगे उससे फिर मैंने एक मर्सी पेटिशन पे साइन करवाई जी। वो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल ने तो इनकार किया कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन मैंने किसी तरह उसके साइन करवा लिए। और फिर मैंने बाहर आके पढ़ा कि मैं सरबजीत सिंह फांसी की सज़ा का कैदी गुज़िश्ता 19 सालों से जेल की काल कोठरी में बंद हूँ,
मैं अपने केस की टेक्निकलिटीज़ और इसके हालात वाक़यात से अबव होकर आपसे इंसान और इंसानियत के नाते अपील करता हूँ कि आप मेरी सज़ा को माफ़ कीजिए और मेरे ज़िंदगी के बाकी माह साल अपने बीवी बच्चों के साथ अपने मुल्क में गुजारने का मौका दीजिए। और आखिर में उसने लिखा कि आपका मज़हब इस्लाम माफ़ करने के अमल को बदला लेने से बेहतर करार देता है। और अब ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरे ही हिम्मत है, मैंने किस तरह पढ़ लिया। वहाँ पर जितना मीडिया था, इतना हाई पर इतना एग्रेसिव था, मेरे से छीन रहे थे। और एक तो कह रहा था कि ये इंडियन एजेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन ये मैंने सब्र से और तहम्मुल से और काम लिया। और फिर अदालतें जो हैं वो मेरे बाकी इंडियन केसेस में भी फैसला करने लगी, उनको छोड़े। तो फिर मेरा मोरल भी बुलंद हो गया। और अब थोड़ा पाकिस्तान की साइड से मुझे कोई ऐसा ज़्यादा दबाव नहीं है। लेकिन शुरू में बड़ा दबाव था, मुझे अपना ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये थ्रेट आया है, ऑफिस के मालिक ने कहा तो आप छोड़ दें वरना वो कह रहे हैं आग लगा देंगे इंडियन। आपको पक्का यकीन है कि सरबजीत सिंह बेकसूर है, बेगुनाह है? ये तो बात सुनिएगा, कुदरत की बात है, कुदरत की बात है। मैं अपॉइंट हुआ हूँ तो ना तो मेरी कोई लालच है ना मैं कोई फीस लेता हूँ। उसी वक्त भी मैंने कह दिया था अगर मेरे दिल को यकीन ना होता तो शायद मैं अपॉइंट ना होता। और आप देखिए उस वक्त से लेकर अब डेड एंड से लेकर अब केस कहाँ है, आप गौर तो फरमाइएगा। जिसने बम चलाएंगे उसकी बैकग्राउंड तो पहले देखिए ना क्या है। तो कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी अपने इलाके का। लेकिन आपके कई संगठन हैं वहाँ पे, जैसे तहरीके इंसाफ, वो मांग कर रहे हैं कि सरबजीत सिंह को फांसी देनी चाहिए। वो क्यों? असल में इमरान खान की पार्टी के एक और बंदे ने तो इसकी तरदीद की है। वो उन्होंने कहा जी ये छोटे लेवल का कोई बंदा है, उसने ये कह दिया है हमारी पार्टी का है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है। और मैंने उसी वक्त कहा था कि मैंने इमरान खान पे तनकीद की थी कि मुझे बड़े अफसोस की बात है कि आपकी पार्टी ने ऐसा कहा है कि आपको पता है कि केस क्या है। मेरे पास केस है, मैं आपको बताऊँगा। तो लेकिन वो फिर उनकी तरदीद आई है कि वो जिस बंदे ने कहा उसका वो मामूली सा बंदा है, वो अपने तौर पे उसने कह दिया, ऐसा नहीं है। और लेकिन एज सच किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने सरबजीत की रिहाई की मुखालफत नहीं की ओपनली। बाकी कोई इस्लामी जमातें हैं और कोई फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, वो एंटी इंडिया सोच रखने वाले, ये वो जिनका कोई काम ही नहीं है, तो उनको कोई आगे कर देता और खुद आगे हो जाते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। अदरवाइज कोई आपको क्या वैसे क्या इत्ला है कि कितने हिंदुस्तानी कैदी इस समय पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं जो अपनी सजा पूरी कर सके? बहुत अहम बात पूछी है। मेरे केस में जो सतिंदर पाल सिंह और कारले भानुदास, इन दो की मैंने रिट पिटीशन फाइल की कि इनकी सज़ा ख़त्म हो गई है। जब चीफ जस्टिस ने इफ्तिखार चौधरी साहब उन्होंने मंगवाई रिपोर्ट, तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह के 32 और इंडियंस हैं जिनकी सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने एक ही दिन के अंदर उसी वक्त ऑर्डर लिखवाया, मुझे अपने चेम्बर में बुला के उनको बुलाया, सरकारी वकील को बुलाया और उन्होंने कहा कि उनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। और इसी तरह के ऑर्डर आपके मुल्क में प्रोफेसर भीम सिंह जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो पाकिस्तानियों के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पाकिस्तानियों के केसेस में ऑर्डर किए हुए हैं। तो अब आप बताइएगा, दोनों तरफ ऑर्डर हो गए, लेकिन वो बशिंदे रिहा हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कितनी अहम बात है। तो मैंने ये दिल्ली में जब हो रहा था बुक लॉन्च, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी आप मुझसे सवाल करो, मैं आपसे सवाल करूं, बताओ कितने कितने रिलीज़ करवाए। तो रिलीज़ क्या 4-5 हुए, इतनी मेहनत करके उधर से भी इतना ही है। तो ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, हुकूमतें कमज़ोर हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के कैदियों को रिहा करने के लिए एग्रीमेंट करें, फौरी तौर पर इस पर तो अमल कर लें ना जल्दी से। चलो, और बाकी काम के सियाचिन से नीचे आओ, ये करो वो करो, अभी इस पे तो कर लो। पाकिस्तान के वकील अवैस शेख से हमारी ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सरबजीत सिंह के वकील अवैस शेख से। शेख साहब, आप एक NGO इंडिया पाकिस्तान पीस इनिशिएटिव के सरबराह हैं। इस अमन के मुद्दे पर आपको दिलचस्पी कैसे हुई?
तो एक दफ़ा अखबार में छोटा सा आया कि एक कुछ ग्रुप इंडिया जाना चाहता है बातचीत के लिए, तो कोई तैयार है तो आए। तो मैं फ़ौरन वहाँ चला गया और उसमें फिर डॉक्टर मुबशर हसन, ये रहमान, ये आसमा जहांगीर, रोफला ने, बहुत काफ़ी लोग थे। 100 लोगों ने जाना था, जाते जाते 40 रह गए थे। इतना प्रोपेगेंडा खिलाफ हुआ और हम दिल्ली आ गए। यहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ और रेजोल्यूशन बड़े अच्छे पास हुए। फिर हमने उनको बुलाया, फिर हम कलकत्ता गए। कलकत्ता के एक वाक़े में बहुत मैं मुतासिर हुआ था और फिर मैंने किताब लिखी समझौता एक्सप्रेस जी, जिसका 3 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पहली 2008 में इंडिया में भी रिलीज हुई है। यस, इंडिया में भी हुई है, अभी 10 में भी हुई। आई के गुजराल ने उसका किया है, हिंदी एडिशन का किया था और पाकिस्तान में भी 2-3 बार हुई। कुदरत ने दोनों मुल्कों को इतनी नेमतें दी हैं, कितने फल दिए हैं, हम कितने बदकिस्मत हैं। लड़ के झगड़ के 65 साल से ज़्यादा हो गए, हमने क्या किया, पीछे ही गए। और बाकी यूरोपीय यूनियन देख लो, दुनिया देख लो, कहाँ से कहाँ चलेगी। अजली दुश्मन दोस्तियाँ करके मजबूत ताकतवर हो गए। मुझे किसी ये बम की बात करते हैं, एक दफ़ा मैंने कहा था इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने एटम बम लेकर समंदर में फेंक दें, हमें नहीं चाहिए। तो हाँ, तो गरीब आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो अब इदराक हो गया है और अब ये डीरेल करते हैं ना, ऐसे जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये जैसे अभी आपने बताया सेना के साथ हुआ या आपके मुंबई टेररिस्ट अटैक भी हुए थे, इनको शिकस्त होगी बिल आखिर। और इंडिया पाकिस्तान और हुकूमतों के दरमियान जो आपसी एक ताउन या दोस्ती का अब मेंटली वो तैयार हो चुके हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने किताब लिखी थी समझौता एक्सप्रेस, इस नाम से एक ट्रेन भी चलती है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका भारत में कैसा रिस्पांस मिला? समझौता एक्सप्रेस का बहुत अच्छा रिस्पांस था। जाहिर है उसमें आई के गुजराल ने अपने कमेंट्स लिखे, यहाँ के लोगों ने लिखे, वहाँ के लोगों ने लिखे और उसकी लॉन्चिंग सेरेमनीज हुई हैं, तो रिस्पांस तो बड़ा अच्छा था। लेकिन ये मंजिल कोई इतनी आसानी से नहीं पाली। मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी देर धूप और गर्मी में आपके इंडियन हाई कमीशन के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता था और मैं वो वकालत का वो कोट पहन के जाता था, शायद किसी को कोई ख्याल आए। तो इसी तरह से पाकिस्तान आपकी तरफ भी ऐसा ही हाल था। फिर समझौता एक्सप्रेस पे देते थे सिर्फ वीज़ा उसी का जिसमें सैकड़ों लोग जाते हैं आम क्लास के, जिन्होंने बहुत सा सामान उठाया होता है और वो बेचना भी होता है उनका काम, और सख्त गर्मी धूप और उसमें रिपोर्टिंग वीज़ा, पुलिस के आगे हाजिर होना और इस तरह के। लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं की और बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता आज की सूरत हाल शुक्र अल्लाह का कि वो नहीं है दोनों मुल्कों में। आप काफ़ी देर से डेथ पेनल्टी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान में वैसे क्या माहौल है? डेथ पेनल्टी के खिलाफ माहौल है? अभी गरानी ये शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। हमने मज़हब की बुनियाद बना के मुल्क चलाना शुरू किया, सबसे बड़ी गलती ये थी। कायद आज़म की 11 अगस्त की स्पीच पढ़ लें तो उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज़ द पर्सनल फेथ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि माइनॉरिटीज़ की बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत का मज़हब के साथ नहीं कोई। तो ये हम गलतियां करते रहे। जागीरदार और मजहबी लोगों के साथ मिल के, जमातों के साथ मिल के, तो उन्होंने एक गठजोड़ करके हमारी असम्बलियों पे भी काबिज हुए हैं। तो इसलिए अभी आपका ये जो सवाल है ना, इसमें बड़ी अभी मेहनत की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी में काफ़ी तब्दीली है, दुनिया में अब कम्युनिकेशन इतनी तेज़ है एक, लेकिन इनकलाब की जो ज़रूरत है या तब्दीली की ज़रूरत है वो तो है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। पाकिस्तान ने अभी ऐसा बहुत तेज़ी से माहौल नहीं है क्योंकि तालिबानाइजेशन ने और दहशत गर्दी ने उसको तबाह किया हुआ है। अब जो दोनों मुल्कों के बीच में जो तनाव के हालात बने हुए हैं, आप एक पीसनिक होते हुए काफ़ी निराश हुए होंगे, तो आप किसको जिम्मेवार समझते हैं ये जो तनाव दोनों मुल्कों के बीच में है? हाँ, एक दफ़ा मैंने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया तो दोनों मुल्कों की ब्यूरोक्रेसी मेरे से नाराज़ होगी कि वीज़े तो उन्होंने ही देने हैं ना। तो उसमें भी बात यह है कि ये तो यकीनी बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसमें तब्दीली आना ज़रूरी है। और मुझे किसी ने कहा फ़ौज नहीं चाहती आपकी इंडिया के साथ अच्छे तल्लुक़। मैंने कहा अगर फ़ौज ना चाहती होती तो अभी तक हम इतना कैसे बढ़ गए। ये मैं मानता हूँ
माजी में ऐसा नहीं था। फ़ौज हमारी तारीख को इतनी अच्छी नहीं है, और माजी में हुकूमतों में बड़ी रुकावट रही है, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में हाइल रही हैं, चाहे वो बेनज़ीर का दौर है कुछ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि तब्दीली जो है वो आ जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो हमारे मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो इस समय आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं? देखिए, पहली तो आपने दहशतगर्दी की बात है ना, तो दहशतगर्दी में घिरा हुआ हमारा मुल्क है, लेकिन दहशतगर्दी आपके यहाँ भी है, बेशक के कम ही सही। अभी वो असम में कौन सी जगह जहाँ पर वो किसी का पेट चाक करके उसमें बम रख दिया था, असम में मॉइस्ट इफेक्टेड एरियाज हैं। हाँ, तो दहशतगर्द किसी के नहीं होते, ना इनका कोई मुल्क होता है, ना इलाका होता है, ना जुबान होती है, ना कल्चर होता है, ना ये इंसान, ना ये हैवान है। मैं कहता हूँ हैवान से भी बदतर है। वो हमारी मलाला को जिस तरह लड़की को एक मार दिया उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ तो मानते हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं ये आप वहाँ से भेजते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं भाई। तो शुरू में ज़ियाउल हक की गलत पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान के साथ, हमने खामखा में पंगा लिया, किसी की इंटरनल हालात में कभी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो जब अमेरिका को ज़रूरत थी रशिया को वहाँ से निकालने के लिए, पाकिस्तानी जहादी ग्रुप जी अमेरिका जिंदाबाद, तो हम इस्लाम जिंदाबाद और जहादी के लिए वहाँ पर अफ़गानिस्तान में इनकलाब लाएंगे, बड़ी गलत पॉलिसी थी। उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं आज। और तालिबानाइजेशन, हमारा जो बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे सारी फौज लगी हुई है, उधर अफगानिस्तान अमेरिका ने चले जाना है, तो ये सारा एक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। अब तालिबान इधर भी हैं उधर भी हैं, हमने खुद ही पाले थे, अब हम उनसे निजात चाहते हैं। अब की सूरत हाल में हिंदुस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में अमन होगा तो उसका आपको ही फायदा होगा। हिंदुस्तान से कैसी मदद चाहते हैं? नहीं, दिस इज जनरलाइज व्यू, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पूरे साउथ एशिया को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ वो वक्त गया जब हम किसी की कमजोरी से फायदा उठाते थे, उसको कमजोर करने के लिए हमने भी उठाया। आपके कभी खालिस्तान तहरीक चली हो तो हमारे ज़ियाउल हक इधर था, और उसने जनाब वो खूब उसको चला और ये किया वो किया, और ये सरबजीत का केस का भी उसी के साथ लिंक बनता है। एनीवे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ताउन की पॉलिसी बनाओ, मुकाबले की पॉलिसी अब ख़त्म कर दो। नफ्सियात जो इंडिया पाकिस्तान की बनी हुई है ना, इतने सालों से मुकाबले की नफ्सियात है। पाकिस्तान आऊँ तो लो जी उन्हें आऊँ की तासी क्यों ना करिए वगैरह वगैरह, ख़त्म है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता है कि वहाँ के सियासतदान और फौज सुप्रीम कोर्ट को कामयाब होने देंगे? बात यह है कि जुडिशल एक्टिविज्म जो होता है उसकी एक हद होती है, आपके यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बड़े अच्छे ऑर्डर भी ये हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट है, यानी क्या मदर जो है ना वो पार्लियामेंट है, जो सारे इंस्टीट्यूशन उसी के क्रिएट किए गए हैं, और वही पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम बॉडी। अब आप बताओ कि वो सुप्रीम कोर्ट बनने हुकूमत ही करने लगे। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहो कि जी उसको गिरफ्तार कर लो? सॉरी जी, ये तो अजीब सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ कोई है आप करो, जो भी है तरीका, कोई इंक्वायरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जम्पशन दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि वो उसको हटाया नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से या सदर को, तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि ऐसा ऑर्डर करे जिसपे इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो। तो हम इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एक कनाडा से ताहिरुल कादरी, हाँ जी, वो बड़े सरगर्म हैं, तो एज अ सिविल सोसाइटी मेंबर आपका उनके बारे में क्या विचार है? ताहिरुल कादरी साहब एक मस्जिद में इमाम होते थे मॉडल टाउन में, जहाँ नवाज शरीफ के वालिद साहब भी नमाज पढ़ते थे, वो उनसे बड़े मुतासिर थे। उन्होंने वो मस्जिद भी दे दी, साथ में एक प्लॉट भी उनको दे दिया। वहीं से ये साहब उठे हैं और ये पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, बाद में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था और फिर ये कनाडा भी चले गए।
तो अभी एकदम से वहाँ से आए, ना इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना इन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, ना कुछ, और एकदम से आके ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन करीब हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस सब मजबूत हो रहा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये क्लेम कर रही है कि हमने पहले हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, अब इस सारी सूरत हाल में एकदम से आके वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। मैं 10 दिन से तो आए हैं, लेकिन उनको लोग बहुत उनकी बात सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है। नहीं जी, वो 10 दिन का 24 बात ही है। आपके यहाँ पंडित हैं 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख तो वो कर लेते हैं इज्तिमा, तो इज्तिमा करने की क्या बात। तो मौलवियों को तो मदरसे ही बड़े हैं, उन्हीं को ही ले आए तो बड़ी बात। सवाल ये नहीं है कि आपने कितने बंदे इकट्ठे कर लिए या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी उनके साथ, अब उन्होंने क्यों कंटिन्यू क्यों नहीं किया जी। फिर तो वो बैठते ना, जाके कब्जा करते प्रेसिडेंसी पे, तो क्यों वो बैकआउट कर गया, वापस आ गए। ऐसा ही होना था। मैं जब इंडिया आया हूँ मुझे नहीं पता था, ये तो बाद में ही हुआ ना। और यहाँ मैंने इंटरव्यू देके कहा था भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेहरबानी है, बहुत अच्छी बात है, कादरी साहब को अगर समझ आ जाए वो वापस जाएं, आए अवाम में आए, बिस्मिल्लाह इलेक्शन लड़े और सियासत करें और तरीके से, और फिर जो भी सूरत है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, सदर बन जाए, क्या इतराज़ है। तो उनका फैक्टर जो है ना, और वह हमें मौलवी वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी साइंस और क्या कहना चाहिए, साइंसी सोच नहीं है ना, और वो आज की हुक्मरानी का जो आर्ट होता है उससे ना बल्द हैं। वो अगर मजहब के गिर्द घूमते हैं तो फिर वो नहीं चलेगी बात। और ये तो बात ठीक है कि वो एनलाइटेंड हैं, आम रिजिड मौलवी नहीं है, लेकिन फिर भी जी मौलवी तो है ना। जी, आपके वहाँ पे चुनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कैसी पोजीशन बनेगी? कैसी पोजीशन में, लेकिन एक लफ्ज़ मैं थोड़ा ऐड कर दूं, मुझे कोई गलत ना समझा जाए, ये पाकिस्तान में भी जाना है जी। मैं सूफिया का हामी हूँ, ये सरजमीन तसव्वुफ की है। तो अगर कोई सूफी साहब हो तो उनकी लीडरशिप एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो मोहब्बत का प्रचार करते हैं। अच्छा, अब आपने जो दूसरी बात की है कि चुनाव में कौन आएगा, मेरे ख्याल में हंग पार्लियामेंट आएगी। अच्छा। और जैसे पहले हुआ था सब मिल मुल के तो बनेगी गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कोई एक पार्टी इक़्तिदार में आएगी। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि क्या करने की ज़रूरत है कि दोनों मुल्कों के बीच में हालात जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और दोनों मुल्कों के बीच में फिर एक बार फिर दोस्ती आ जाए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ना, उसको ना रोको।